मेरा नाम रवीना है। मेरा संबंध गुजरात के एक छोटे से गांव से है। मैं एक आम सी शक्ल सूरत की गरीब लड़की हूँ जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे थे। मेरा दिल चाहता था कि अपने छोटे से घर से निकलकर किसी बड़े से महल में रहूं। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मेरे 4 बहन भाई और थे जो मुझसे छोटे थे और मेरे पिता मामूली सी तनख्वाह पर एक फैक्ट्री में काम करते थे। मैंने सोचा कि मुझे अब बड़ी होने के नाते अपने बाबा का हाथ बटाना चाहिए, इसलिए मैंने इंटर करने के बाद छोटी मोटी नौकरी करने की कोशिश की। मगर आजकल तो बेचारे एमए बीए पास लड़के ही बिना जॉब के फिर रहे हैं। तो मेरे इंटर किए की क्या हैसियत थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि कोई हुनर सीख लो, तभी कुछ कमा सकोगी। 2-3 साल प्राइवेट स्कूल के धक्के खाने के बाद मैंने एक पार्लर में काम सीखना शुरू कर दिया ताकि उसी से कुछ पैसे कमा सकूं। दिन के वक्त में पार्लर में काम करती थी और शाम को कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाते थे, तो गुजर बसर हो जाती थी। हमारा घर एक छोटे से इलाके में था और मैं काम सीखने शहर के एक पार्लर में जाती थी। इस तरह आने जाने में बहुत किराया लग जाता था। मैंने टाउन के पास ही किराए पर घर ढूंढना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से कम किराए पर मुझे एक घर मिल गया और हम सब वहां शिफ्ट हो गए। मैं बड़ी लगन से काम सीख रही थी और मेरी पार्लर वाली दीदी मुझसे बहुत खुश थी। उसका कहना था कि एक दिन मैं बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक औरत को देखा जो तेज तेज सांस ले रही थी। शायद उसे सांस नहीं आ रहा था या पता नहीं कोई और मसला था। मैंने इधर उधर मदद के लिए देखा, लेकिन उस वक्त गली सुनसान थी और आसपास कोई और था भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस औरत ने इशारे से पानी मांगा तो मैं भागकर पिछली गली में लगे फिल्टर से उस औरत के लिए पानी लाई और उसे पानी दिया। पानी पीकर उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो मैं उसे सहारा देकर अपने साथ अपने घर ले आई। उस औरत ने बताया कि वो रोजाना उस वक्त सैर करने करीबी पार्क में जाती थी। आज भी सैर करने निकली थी कि अचानक चक्कर आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। मैंने कहा, आंटी धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। उस औरत ने अपने बारे में बताया कि वो एक अमीर खानदान से संबंध रखती है। उसका सिर्फ एक ही बेटा है और पति का अरसा हुए स्वर्गवास हो गया। वो काफी देर बैठी मेरी मम्मी से बातें करती रही। कुछ ही देर में वो और मेरी मम्मी पक्की सहेलियां बन गई। कुछ देर बाद उस औरत को उसका ड्राइवर लेने आ गया तो वो चली गई। उसके बाद अक्सर वो औरत हमारे घर आने जाने लगी। एक दिन वो आंटी आई तो बहुत परेशान लग रही थी। मेरी मम्मी ने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो वो बहुत दुख भरे अंदाज में कहने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और उसकी जिंदगी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मम्मी ने पूछा, क्यों बहन, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बेटे के साथ? तो वो आंटी कहने लगी कि इतनी दौलत होने का क्या फायदा जब मैं अपने बेटे की खुशियां ही नहीं खरीद सकती। मैं तो अपने बेटे की खुशियां देखने को तरस गई हूं। अब तो मुझे भी हैरत हुई कि मामला क्या है। मैंने आगे होकर पूछा कि आंटी बताए तो सही कि क्या हुआ है। वो औरत कहने लगी कि मेरा बेटा जिससे भी शादी करता है वो लड़की उसी रात तलाक लेकर अपने मायके चली जाती है और न जाने मेरे बेटे पर क्या क्या गंदे गंदे इल्जाम लगाती है। अब तो लोग भी जीने नहीं देते, कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को अब कोई अपनी बेटी नहीं देगा। मैं उसी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे आंटी की कहानी सुनकर अफसोस हुआ। मम्मी भी इस आंटी को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बेटे की अब बड़ी अच्छी लड़की से शादी होगी। कुछ दिन बाद वो आंटी फिर हमारे घर आई तो बड़ी दुखी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो पूछा कि आंटी अब क्या हुआ। वो बेचारी रोने लगी कि क्या बताऊं, मैं अपने बेटे की वजह से बड़ी परेशान हूं। कल फिर उसकी मंगनी टूट गई। हाय मैं क्या करूं। काश मैं भी जीते जी अपने बेटे की खुशियां देख सकती। अब तो मैंने उसकी शादी का ख्वाब ही छोड़ दिया है। शायद उसकी किस्मत में ही नहीं है। मुझे आंटी पर बड़ा तरस आया। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। आंटी को यकीन ना आया। कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो बेटी? क्या तुम वाकई मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरी मम्मी ये सुनकर हड़बड़ा गई। उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारे किए कि मैं मना कर दूं, मगर मैंने आंटी को यकीन दिला दिया कि मैं बहुत जल्द उनके बेटे से शादी कर लूंगी।
वो बहुत खुश होकर गई थी। मम्मी ने आंटी के जाने के बाद मुझे बहुत डांटा कि जरूर उसके लड़के में कोई मसला होगा, वरना हर लड़की उसे छोड़ क्यों देती है। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? कोई तरस खाने की जरूरत नहीं थी। मैंने दुख से कहा कि मैंने उस औरत पर नहीं बल्कि खुद पर और अपने घर वालों पर तरस खाया है। उससे शादी करूंगी तो और कुछ नहीं, कम से कम हमारे हालात ही ठीक हो जाएंगे। मेरी शादी वैसे भी कहीं ना कहीं तो होनी ही है ना, तो उस आंटी के बेटे से क्यों नहीं। मम्मी को भी मेरी बात की समझ आ गई, वो भी ना चाहते हुए भी राजी हो गई। मेरी सास तो इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। जब वो तारीख लेने आई तो अपने साथ इतनी मिठाई लाई के बाद में हमने पूरे मोहल्ले में बांटी थी। मेरी होने वाली सास ने मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही जोड़ा दिया था जैसा मैं अपनी शादी में पहनना चाहती थी। वो जोड़ा पूरे 1 लाख रुपयों का था, लेकिन उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी इन हरकत को देखकर मेरी मम्मी मुझसे कहने लगती कि अभी भी वक्त है, सोच लो, जरूर उसके बेटे में कोई बड़ा मसला है। मगर अब मैं जुबान दे चुकी थी और पलट नहीं सकती थी। शादी के दिन मेरी पार्लर वाली दीदी ने ही मुझे तैयार किया था। मैं दुल्हन बनकर बहुत हसीन लग रही थी। मेरी सास ने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजामात किए थे। शादी हॉल को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सर्द आहें भरकर सोचा, हाय, सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। एक खूबसूरत घर, गाड़ी, माल दौलत है तो काश दुल्हा भी मेरी पसंद का होता, मेरे ख्वाबों का राजकुमार होता तो कितना अच्छा होता। मैंने शादी करने का फैसला तो कर लिया था, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरी शादी किससे होने वाली है, लड़का कैसा दिखता है, उसका माजी क्या था। मुझे बस अपने घर वालों का पेट पालना था और उसके लिए मुझे शॉर्टकट रास्ता यही लगा था। मगर जब मैं दुल्हन बनकर उस घर में आई तो पहली बार मैं सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि मैं उस शख्स की चौथी पत्नी बनने जा रही थी। मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ गई। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। रात के 2 बजे मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसकी पर्सनैलिटी देखकर मैंने मुंह में उंगली दबा ली। वो बहुत हैंडसम लड़का था, लेकिन मेरे रुकने की वजह ये नहीं थी। वो दरअसल मैं उसे पहचान गई थी और मैं किस्मत के हेर फेर पर बड़ा हैरान थी। उससे पहले मैं उसे कुछ कहती, उसने अजीब हरकत की जिसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने एक हाथ नचाकर कहा, तेरी खैर होए, ये लिपस्टिक का रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने मेकअप किससे करवाया था? जिससे भी करवाया है उसने ठीक से बेस नहीं लगाई। फिर जरा नजाकत से चलता हुआ वो बेड तक आया। मेरे होश उसकी हरकतें देखकर खराब हो गए। वो अब एक हाथ कमर पर रखकर अजीब से अंदाज में मेरे मेकअप पर तकमीने झाड़ रहा था। मैं उसे पहचान गई थी। वो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मनीष था, मगर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा पति है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर भागी और दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगा दी। मैं गहरी सांस लेती हुई बेड पर बैठ गई। मैं पागल होने वाली हो गई थी, ये सोच सोच कर के वो मेरा पति बन चुका है। मैंने कभी ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को मैं भुला चुकी हूँ वो अचानक इस तरह मेरे पति के रूप में मेरे सामने खड़ा होगा। उसे मैं 2 साल पहले से जानती थी। ये उन दिनों की बात थी जब मैंने इंटर के बाद एक स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वो स्कूल तो काफ़ी बड़ा था, अमीरों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मगर स्कूल का मालिक बहुत कंजूस था। उसने मेरी तनख्वाह बहुत कम रखी थी। 3000 रुपयों की तनख्वाह आटे में नमक के बराबर थी। मगर कुछ ना होने से मैंने बेहतर समझा कि इसी को ही किस्मत का लेखा जोखा जान लिया जाए। यूं मैं स्कूल जाने लगी। वहां मैं नर्सरी क्लास की टीचर के साथ हेल्पर के तौर पर पढ़ाती थी। मेरा काम ज्यादातर छोटे बच्चों को संभालना और डायरी लिखना था। छोटे छोटे बच्चों में मेरा दिल लग गया था। एक बच्चा रोहन मुझे बहुत क्यूट लगता था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसे ड्राइवर लेने ना आया तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा, इस बच्चे के घर पर कॉल कर दो। मैंने रिकॉर्ड से उसकी मम्मी का नंबर निकाला और उन्हें फ़ोन करके कहा कि काफ़ी देर हो गई है और आपका ड्राइवर आपके बच्चे को लेने नहीं आया। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि मैं अपने भाई को भेजती हूँ लेने। सारा स्कूल खाली हो गया था। मैं रोहन की खातिर रुक गई कि उसे लेने कोई आए तो मैं भी जाऊं। उस बच्चे को मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। आधे घंटे बाद रोहन का मामा उसे लेने आया। मैं उसको देखकर दंग रह गई।
वो बहुत हैंडसम था। मैंने उसको गेट पर ही देखा था। उसने अपने भांजे को गाड़ी में बैठाया और चला गया। अगले दिन मैंने रोहन से पूछा उसे कौन लेने आया था। वो कहने लगा वो मेरे मामा जी हैं और उनका नाम मनीष है। मुझे रोहन का मामा बहुत अच्छा लगा था। मैं उसे दोबारा देखना चाहती थी। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद ही मेरी ये प्रार्थना उस ईश्वर ने सुन ली। रोहन का ड्राइवर अब नहीं आता था और वही लड़का उसे लेने आता था। मैं रोज उसे देखने के लिए रुक जाती और जब तक वो उसे लेने ना आ जाता मैं नहीं जाती थी। पता नहीं मुझे क्या होने लगा था। मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे तो खबर तक नहीं थी कि कोई उसे देखने के लिए इतना बेचैन होता है। वो चुपचाप आता और अपने भांजे के साथ चला जाता। मेरा बड़ा दिल चाहता था उससे बात करने को, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी और उसी दिन मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं ना जा सकी और मैंने छुट्टी कर ली। अगले दिन मैं स्कूल गई तो मेरी साथी टीचर हंसते हुए मुझसे कहने लगी कि तुम्हें पता है कल रोहन की मीटिंग के लिए कौन आया था? मेरे पूछने पर कहने लगी उसका मामा आया था। बल्कि पता नहीं वो मामा था या किन्नर था। इतना कहकर वो ऊंची आवाज से हंसने लगी। मैंने हैरत से पूछा कि ठीक तरह से बताओ, तो कहने लगी रोहन का मामा अजीब तरह से बोल रहा था और लड़कियों की तरह हाथ नचा नचा कर बातें कर रहा था। साफ लग रहा था कि वो लड़का नहीं, बल्कि उसने इतना कहा तो मैंने उसे टोकते हुए कहा कि बस करो। फिर मैं उसकी बात सुने बगैर ही वहां से उठ खड़ी हुई, क्योंकि मुझे उसके बारे में ऐसी बातें बुरी लग रही थी। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ, मगर उसके बाद से वो कभी रोहन को लेने नहीं आया। मेरे बारे में उस टीचर को पता लग गया था कि मैं मनीष को पसंद करती हूँ। फिर उसने बाकी टीचर को भी बता दिया। सब टीचर मेरा मजाक उड़ाती थी और मुझे ताने देती थी कि देखो ये लड़की एक किन्नर को पसंद करती है, और मैं उनसे लड़ पड़ती थी कि उसे ऐसा ना कहो। मुझे उन टीचर की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तंग आकर वो स्कूल ही छोड़ दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेती कि क्या सच है और क्या नहीं। मुझे उसके घर का भी पता नहीं था। मेरा दिल बहुत बेचैन था कि उसको कैसे देखूं, कैसे मालूम करूं कि वो टीचर ठीक कह रही थी या नहीं। एक दिन मैं अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। जब मैंने उसके कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो वो बाहर लॉन में बैठा हुआ था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। फौरन अपनी दोस्त से पूछा कि ये कौन है, तो वो कहने लगी कि मेरे भाई का दोस्त है। मेरा भाई और ये मेकअप आर्टिस्ट बनने का इरादा कर रहे हैं। बेचारा वो है, तुम समझ तो गई होगी, मेरी दोस्त ने रूखे से अंदाज में कहा। मैंने गौर से बाहर देखा तो वो उस तरह हाथ हिला हिला कर बातें कर रहा था जैसे औरतें करती हैं। मुझे उस टीचर की बात सच लगी और मेरी दोस्त भी तो कह रही थी कि वो लड़का नहीं बल्कि कुछ और था। मैंने मायूसी से मुंह फेर लिया। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत महसूस हुई कि मैं किससे प्यार करने लगी थी। उस दिन के बाद से मैंने उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था। बाद में मुझे अपनी दोस्त के जरिए ही पता चला था कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट बन गया है। मैं पूरी तरह से एक लड़की थी और मेरा हक था कि एक पूरे मर्द से शादी करती, ना कि उस जैसे इंसान से जिसे दुनिया अजीब अजीब नामों से पुकारती है। मैंने शुक्र किया कि मैंने वक्त रहते अपने आप को रोक लिया। बाद में भी मेकअप के सेमिनार में उसे मैं 2-3 बार देख चुकी थी और मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि वो वही था जो मुझ समेत पूरी दुनिया समझ रही थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक कर उठ बैठी। मेरा सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था कि मेरी शादी किससे हुई। मैंने बैठे बैठे ही चिल्लाकर पूछा, कौन है? मेरी सास की आवाज आई, रवीना बेटी मैं हूं, दरवाजा खोलो। मैंने गुस्से में कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया है, चली जा यहां से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैंने सोचा था कि हो सकता है कि आंटी के बेटे को कोई बीमारी हो, इसी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन जो निकला वो तो मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था। इसलिए मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। कम से कम तुम मुझे अपने बेटे के बारे में बता ही देती। मेरी सास रोते हुए कहने लगी, भगवान का वास्ता हमें बेइज्जत न करो, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, हमारी इज्जत यूं खराब ना करो। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैंने चुपचाप उठकर दरवाजा खोल दिया। मैंने ही शादी के लिए हाँ की थी और अब मुझे ही भुगतना था। मेरी सास मुझे देखते ही कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है,
जैसा तुम समझ रही हो। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने गुस्से से कहा, अब तो आप यही कहेंगी ना? मैंने शादी से पहले अपनी सास के सामने शर्त रखी थी, तू मेरे खानदान को एक घर लेकर देगी, और उसने मेरी शर्त मान ली थी। अब जब मैंने खुद सौदेबाजी की थी तो मैं अपने हक के लिए खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मैंने अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस दरवाजे को बंद कर लिया, और जैसे ही बेड की तरफ देखा तो कमरे के दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर मनीष चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। अगर कोई उसे यूं देख लेता तो उसकी खूबसूरती पर कोई भी अपनी बेटी के लिए अपना घर तक कुर्बान कर देता, मगर उसे भी पता न चल पाता कि वो असल में कौन है। मैं भी उसकी शक्ल सूरत से ही तो प्रभावित हुई थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं बेड के किनारे पर जाकर बैठ गई। उसने मुझे अपनी तरफ करके कहा कि तुम भी मुझे छोड़ जाओगी ना, जैसे सब छोड़ जाती हैं। अब की बार उसकी आवाज बड़ी अलग थी, खूबसूरत और मर्दाना थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये उसकी असल हकीकत नहीं है। हम बिना सोचे समझे जिस अंदाज में बात करने के आदी होते हैं, वही हमारी असल हकीकत होती है। उसकी भी वही हकीकत थी। लड़कियों की तरह हरकतें और बातें और नजाकत में उसे क्या बताती कि मैं चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं सकती थी। मैं बड़े दावे करके उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। मैंने शादी नहीं, एक जुआ खेला था, जिसमें हार सरासर मेरी थी। अपने घर वालों को तो मैं अच्छी जिंदगी दे चुकी थी। अब मेरा पता नहीं क्या होना था। मैं उसे जवाब दिए बगैर एक तरफ सिमट कर सो गई। रात को ख्वाब में भी यही आता रहा कि मेरा हर तरफ मजाक बन रहा है कि मैंने किससे शादी कर ली। मैं सुबह उठी तो वो मुझसे भी पहले ही उठ चुका था। वैसे तो उठते बैठते और चलने फिरने के अंदाज से वो बेहतरीन मर्द लगता था, लेकिन जब बात करता था तो उसकी पोल खुल जाती थी और उससे हीन सी महसूस होने लगती थी। मैं पार्टी के लिए तैयार होने लगी तो उसने इजहार किया कि वो आज के फंक्शन के लिए मेरा मेकअप खुद करेगा। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गई। उसने मुझे इतना खूबसूरत तैयार किया कि हर कोई देखता ही रह गया। लोगों ने मुझे देखा तो वो मेरे भाग्य से जलने लगे, लेकिन कुछ लोग मुझ पर हंस भी रहे थे कि बेचारी लड़की की किस्मत देखो, उसे मिला भी तो कौन। मैं बहुत डिप्रेशन में थी कि मैंने अपने साथ ये क्या कर लिया है। मेहमानों के जाते ही मैंने अपना कमरा अलग कर लिया। मैं हरगिज उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। मेरी सास ने मुझे कुछ ना कहा, क्योंकि मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि अगर वो इस मामले में कुछ बोलेगी तो उसकी पहली बहू की तरह मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी मर्जी से सोती जागती थी और मेरी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि उसके किन्नर बेटे की शक्ल तक ना देखूं। उनकी इज्जत के लिए इतना ही काफी था कि मैं उस घर में मौजूद थी। मेरी 2 नंदे थी। उन्होंने भी मुझसे बात करने और समझाने की बहुत कोशिश की और आखिर मायूस होकर वो अपने घरों को वापस चली गई। एक दिन मैं किचन में अपने लिए खाना लेने गई तो अपनी सास के कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे अपना नाम सुनाई दिया। मैं ठिठक कर रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी। मेरी सास अपने बेटे यानी मेरे पति से कह रही थी कि तुम रवीना को सब सच बता दो, और वो इनकार कर रहा था कि नहीं, अगर उसको बताया तो वो यकीन नहीं करेगी और मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं हैरत से सोचने लगी कि उन लोगों ने अभी भी मुझसे कुछ छुपाया हुआ था। मैंने और सुनने की कोशिश की, मगर अब वो चुप हो गए थे। मैं फिर वापस अपने कमरे में चली आई। अब उस सच का कैसे पता करूं जो उन माँ बेटे ने मुझसे छुपाया हुआ था। उसके लिए मुझे अपने पति के कमरे में रहना पड़ता ताकि मुझे सच्चाई का पता चल सके कि वो क्या करता है। मैंने अपना सामान उठाया और पति के कमरे में शिफ्ट हो गई। उसे मैंने सख्ती से कह दिया कि मुझसे दूर रहा करें। एक दिन वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। वो घर से निकला तो मैं भी उसके पीछे निकल खड़ी हुई कि अब ये कहाँ जाता है। वो एक प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल हुआ था जिसके दरवाजे पर लिखा था कि मर्दाना मर्ज का इलाज किया जाता है। मैं सोचते हुए हैरान थी कि वो यहाँ किस सिलसिले में आया है। फिर सोचा कि मर्द होगा तो यहाँ मर्दाना मर्ज का इलाज कराने ही आएगा ना, और वापस आ गई। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी नंद के यहाँ बेटा हुआ तो उसने एक पार्टी रखी और हम सब घर वालों को भी बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर अपनी मम्मी के मजबूर करने पर चली गई। मम्मी ने कहा था कि शादी की है तो निभाना भी सीखो। अब वो जैसा है जो है तुम्हारा पति है, उसकी इज्जत और कदर करो।
मैं मम्मी की वजह से उसके साथ अपनी नंद के बेटा होने की खुशी में आ गई। वहां मुझे वही स्कूल वाली टीचर मिली। उसने जब मुझे मनीष के साथ देखा तो बड़ी महफिल में मुझे बेइज्जत करने लगी कि आखिर तुमने इस किन्नर से शादी कर ही ली, तुम वैसे इसी के काबिल थी। मैं उसकी बातें और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और भागते हुए घर वापस आ गई। मैं रोते हुए कमरे में आ गई। वो भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया और मुझे चुप कराने लगा। मैंने उसे तड़प कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरे दर्द का अंदाजा नहीं कर सकते। वो उदास होकर कहने लगा कि तुम मुझसे ज्यादा दुखी नहीं हो सकती, ना ही तुमने मुझसे ज्यादा दर्द उठाया होगा। मैंने अपना रोना भूलकर उससे पूछा कि इस बात का क्या मतलब है। तो कहने लगा, आज मैं तुम्हें सब सच बताता हूं कि मैं कौन था और क्या हूं। मुझे वो अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं पैदा हुआ तो एक लड़की ही था। मेरे घरवाले मुझे बचपन से ही लड़की समझते थे। उन्होंने मुझे लड़कियों के ही कपड़े पहनाने शुरू किए और लड़की के तौर पर ही मुझसे व्यवहार रखा। मैं भी खुद को एक लड़की ही समझ रहा था। लड़कियों के स्कूल में जाता था, मेरी सारी सहेलियां भी लड़कियां ही थी। मैंने 14-15 साल एक लड़की बनकर गुजारे, लेकिन फिर अचानक मुझ में बदलाव आना शुरू हो गए। मेरी आवाज भारी और चेहरे पर मुंह से दाढ़ी निकलना शुरू हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे घर वालों के लिए ये हालात बहुत परेशान करने वाले थे और आखिर में परेशान होकर मेरे घर वाले मुझे एक जाने माने डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर ने अजीब सी बात की। डॉक्टर कहने लगा कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूं। डॉक्टर के मुताबिक ऐसे केस दुनिया में लाखों करोड़ों में बहुत कम होते हैं कि लड़की से ऑपरेशन करके कोई लड़का या लड़के से लड़की बन जाए। डॉक्टर ने मेरा अच्छे से चेकअप किया, उसने मेरा ऑपरेशन किया और यूं मैं एक लड़की से लड़के में बदल गया। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था जो मैंने काटा। हर तरफ मेरा मजाक बनने लगा। मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि रिश्तेदारों तक ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी वजह से मेरे माँ बाप वो शहर छोड़कर यहाँ इस शहर आ गए। मैं कोई किन्नर या तीसरे जेंडर का नहीं हूँ। वो 14-15 साल जो मैंने एक लड़की बनकर गुजारे, बस उसी का असर मेरे अंदर बाकी रह गया है, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स का मामला हो गया। डॉक्टर का कहना था कि मेरी शादी हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने पति की कहानी सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वाकई उसकी आजमाइश मेरे दर्द और परेशानी से कहीं बड़ी थी। मैंने उससे माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं इस सब में तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था और मेरी सोई हुई मोहब्बत फिर से जागने लगी थी। मुझे अपने पति की हकीकत पता चली तो मैं बहुत खुश हुई कि वो कोई किन्नर या हिजड़ा नहीं था, उसमें कोई नुक्स या खराबी नहीं थी, बल्कि वो एक बीमारी का शिकार था। मैंने उसका बाकायदा इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसके अलावा मैंने पूरा 1 साल उसको प्रैक्टिस करवाई कि बातों के दौरान हाथों को कैसे कंट्रोल में रखना है। उसे ये भी सिखाया कि कैसे धीमे और अच्छे अंदाज में बात करनी है। मेरी मेहनत और दवाइयाँ रंग लाने लगी और बहुत जल्द वो ठीक हो गया। अब वो एक पूरे मर्द की तरह बात करता है। एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट था। उसके अंदर आने वाले उस बदलाव ने उन्हें प्रसिद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लोग उसे पहले से ज्यादा चाहने लगे। 2 सालों तक वो पूरी तरह से बदल गया था। उसकी वो सारी आदतें जिनकी वजह से लोग उस पर शक करते थे, वो अब खत्म हो गई थी। अब वो भी आम मर्दों की तरह एक मर्द था। वो सारी लड़कियां जो उससे दूर भागती थी अब उसके आसपास मंडराने लगी थी। लेकिन मनीष किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। वो बस मेरी ही परवाह करता था और मुझसे ही मोहब्बत करता था। शादी के 3 साल बाद हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया तो सबके मुंह बंद हो गए। कुछ जलने वाले लोग जो अभी भी गलत बातें फैलाते थे, उनके मुंह पर मेरी औलाद की सूरत ईश्वर ने जैसे तमाचा रसीद किया था। मेरी सास मेरी बलाई लेती नहीं थकती थी कि मैंने आकर उसके बेटे की जिंदगी बदल दी। वो सबके सामने कहती थी कि मेरी बहू ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती थी जिसने मेरी मोहब्बत की लाज रखी थी, मुझे रुसवा होने से बचा लिया था और मेरे उन सब ख्वाबों को पूरा किया जो मैं देखा करती थी। मेरे ख्वाबों का राजकुमार मुझे मिल चुका था। तो दोस्तों, ये थी किसी की जिंदगी पर बीती हुई एक सच्ची कहानी।
आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।